दोस्तों लास्ट ईयर तमिलनाडु की एमपी कन्नीमोडी करुणानिधि ने बजट 2022 पर बात करते हुए लोकसभा में सरकार से जवाब मांगा कि नई रेलवे लाइंस बिछाने के लिए गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न रेलवे को तो 13,200 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन साउदर्न रेलवे को सिर्फ 59 करोड़ रुपए दिए। जब सरकार एक नेशन की बात करती है तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों होता है? आप देख सकते हैं कि 59 और 13,200 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह एक और फर्क ये भी है कि जहां पर हर 1000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देने पर तमिलनाडु को केवल 300 रुपए का रिटर्न मिलता है, वहीं बिहार हर 1000 रुपए पर 9,220 रुपए टैक्स में रिटर्न पाता है। और ऐसा सिर्फ तमिलनाडु के साथ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी साउदर्न स्टेट्स को नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के मुकाबले कम रुपए दिए जाते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के कंपेयर में ज्यादा रिच और डेवलप्ड है। साउदर्न स्टेट इकोनॉमिक टर्म्स के मामले में भी नॉर्थ इंडिया से काफी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक देश की इकोनॉमी में अपना 30% कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि यहाँ पर देश की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 20% लोग ही रहते हैं। तो ऐसे में अब सवाल आता है कि आजादी के समय लगभग सेम पैरामीटर पर होने के बावजूद साउथ इंडिया आखिर नॉर्थ से आगे कैसे निकल गया, और आज साउदर्न स्टेट्स को टैक्स के रिटर्न में इतना कम अमाउंट क्यों दिया जाता है? क्या ये उन स्टेट्स को दबाने की साजिश है या इसके पीछे कोई और ही रीजन छिपा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिवीजन के अकॉर्डिंग इंडिया को 6 जोनल काउंसिल्स में बांटा गया है, जो कि है नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न काउंसिल। अब नॉर्थ काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड लद्दाख शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश नॉर्थ में नहीं बल्कि सेंट्रल काउंसिल के अंदर आता है, तो केवल इस बेसिस पर नॉर्थ एंड साउथ को दिखाना सही नहीं होगा। वहीं अगर हम इसे हिंदी लैंग्वेज के बेसिस पर डिफाइन करें तो फिर पंजाब इसका हिस्सा नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो देश के बीचों बीच से गुजरता है। इसमें इंडिया के 8 स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। लेकिन इससे भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती हैं, क्योंकि राजस्थान हिंदी स्पीकिंग स्टेट होने की वजह से हमेशा से नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा माना गया है। ऐसे में हम नॉर्थ इंडिया की डेफिनेशन में राजस्थान को जगह देते हैं। अब हम उन स्टेट्स को भी देख लेते हैं जो साउदर्न काउंसिल में आते हैं, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी इंक्लूडेड है। अब यहाँ तक नॉर्थ और साउथ का डेफिनेशन क्लियर हुआ, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट हमेशा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को फेवर क्यों करती है, और क्या ये इसी का नतीजा है कि नॉर्थ को साउथ से ज्यादा टैक्स मिलते हैं? दोस्तों इसको समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री में झांकना होगा। देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा ये था कि इंडिया में तो कई सारे स्टेट्स हैं। ऐसे में गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी कि किसी स्टेट को कितना टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें कई राज्य ऐसे थे जिनका रेवेन्यू बहुत ही कम था, तो वहीं कई ऐसे थे जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाया, जिसे हर 5 साल में चेंज किया जाना था। इस कमीशन की जिम्मेदारी ये तय करना था कि सारी स्टेट्स से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसमें से कितना सेंटर को जाएगा और कितना स्टेट्स में बांटा जाएगा। इसी सेम प्रोसेस से 2017 में 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जिसका पर्पस भी सेम था कि टैक्सेस को सारे स्टेट्स में कैसे बांटा जाए। एंड इसके लिए 6 फैक्टर्स को डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को रिटर्न देना शुरू किया गया, जिसमें शामिल है एरिया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स इफर्ट्स, पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस। अब इन 6 में से 2 फैक्टर्स ऐसे थे जो साउथ इंडियन स्टेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसमें पहला था इनकम डिस्टेंस और दूसरा पॉपुलेशन। अब इनकम डिस्टेंस क्या है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। एक्चुअली देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम और किसी स्पेसिफिक स्टेट की पर कैपिटा इनकम के बीच के डिफरेंस को इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। अब इस हिसाब से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं, जिनमें से एक की इनकम है 10,000 रुपए तो दूसरे की 50,000 रुपए। अब मान लो कि फाइनेंस कमीशन इन दोनों भाइयों का फादर है, जो इनकम डिस्टेंस रूल के हिसाब से चलते हुए अपने दोनों बेटों की सैलरी को ऐड कर देता है, यानी 50 + 10। अब उसके पास टोटल 60,000 रुपए हो गए। अब वो इसका एवरेज लेता है जो होता है 30,000 रुपए, और इस तरह वो अपने दोनों बेटों में 30-30 हजार रुपए बांट देता है। कुछ इसी तरह से इंडियन स्टेट्स के साथ भी होता है कि अगर एक की इनकम कम है तो उसके हिस्से में कलेक्टेड टैक्स का अमाउंट ज्यादा आता है। यही वजह है कि साउथ इंडियन इस पर चीटेड फील करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन तो काफी ज्यादा होता है, टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं, लेकिन रिटर्न में उन्हें सेंटर से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। इनकी दूसरी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, यानी जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसे टैक्स में से ज्यादा शेयर दिया जाएगा। साउथ इंडियन लीडर्स का मुद्दा ये नहीं है कि पॉपुलेशन के बेसिस पर कैलकुलेशन ना हो, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट जो डेटा यूज कर रही है वो 2011 का नहीं बल्कि 1971 का डेटा हो।
अब ये 1971 का क्या चक्कर है, इसे समझने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास में झांकना होगा। दोस्तों 1961 और 1971 के बीच इंडिया के अंदर एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था और इस 10 साल के ड्यूरेशन में 35% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन ने भी तेजी पकड़ ली, इंटरनेशनल ऑयल क्राइसिस, लोअर फूड प्रोडक्शन और इस तरह की कई प्रॉब्लम से भारत जूझ रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कई सारे स्टेप लिए, जिसमें एक पॉपुलेशन के बढ़ते स्पीड को रोकना भी शामिल था। इंदिरा गांधी ने सभी स्टेट्स से रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा, जिसके लिए कई सख्त स्टेप्स भी लिए गए थे, जिसमें नसबंदी करना भी शामिल था। और इस चीज को गवर्नमेंट इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट कर रही थी कि ये सरकारी एम्प्लॉयज का उस वक्त तक सैलरी रोक के रखते थे जब तक कि वो नसबंदी नहीं करा लेते। अब उस समय कई स्टेट्स को ये डर लगने लगा कि अगर वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला टैक्स रिटर्न भी कम हो जाएगा। इसको समझते हुए सरकार ने स्टेट्स को ये आश्वासन दिया कि वो पॉपुलेशन के लिए लेटेस्ट डेटा का यूज ना करके 1971 का सेंसस डेटा यूज करेंगे। इसलिए अगर आपने पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर लिया तो भी फंड में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद कई साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला और वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि 1971 से 2011 के बीच जहां केरला की पॉपुलेशन सिर्फ 56% तक बढ़ी थी, वहीं सेम टाइम पीरियड में यूपी की पॉपुलेशन में 130% का उछाल आया था। यही वजह है कि 2018 में जब 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का लेटेस्ट डेटा यूज करना चाहा तो उसे साउथर्न स्टेट्स से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स को 24,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा था। वहीं यूपी, बिहार और इस जैसे स्टेट्स को लगभग 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था। इस पर 15th फाइनेंस कमीशन का क्या कहना है ये भी जानना जरूरी है। उन्होंने क्लियर किया है कि वो साउथ इंडियन स्टेट्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उन स्टेट्स को ज्यादा रुपए देना चाहते हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट और अच्छी लाइफ के लिए इन फंड्स की ज्यादा नीड है। लेकिन सिर्फ ये जवाब साउथ इंडियंस के सवालों का कंप्लीट आंसर नहीं देती है, बल्कि एक और चीज जो उन्हें परेशान कर रही है वो है देश की पॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन। जी हाँ, जैसा कि हमें मालूम है कि पार्लियामेंट में सीटों की संख्या राज्यों के आबादी के बेसिस पर ही तय की जाती है। ऐसे में अगर अभी तक की बात करें तो इन सीटों को 1971 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग बांटा गया था। लेकिन अगर आगे कभी 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज किया गया तो यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और उनके हाथ में ज्यादा पॉलिटिकल पावर होंगी। वहीं साउदर्न स्टेट्स की कई सारी सीट्स उनसे छीन ली जाएंगी, साथ ही उनकी पावर भी कम हो जाएगी। दोस्तों 1962 के दौरान तमिलनाडु के पास लोकसभा में कुल 41 सीटें थी, जो अब कम होकर केवल 39 रह गई है और इसके ऊपर पहले से ही डिबेट चलती रहती है। इसके चलते गवर्नमेंट पर लगातार साउथ इंडियन स्टेट्स को दबाने का आरोप लगता रहा है। ऐसे ही 2017 में जब 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज करने की बात की गई तो उस पर काफी हंगामा हुआ, क्योंकि 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में साउथर्न स्टेट्स की सीट्स काफी कम हो जाती, जो उनके लिए एक बड़ा कंसर्न है। यानी जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन है उसी के हाथों में पावर है, चाहे वहाँ का लिटरेसी रेट या इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो। तो ऐसे में साउथ इंडियंस के लिए अनसुलझा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वो नॉर्दर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए हमेशा ही अपना पैसा देते रहेंगे, और क्या नॉर्थ इंडियन ज्यादा पैसा पाने के लिए जानबूझकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि वहाँ पर ज्यादा वोटर्स हैं। तो इन सारे सवालों का एक सुलझा सा आंसर है नहीं, क्योंकि ये मीडिया और कुछ पॉलिटिशियंस के लिए एक चर्चे का हॉट टॉपिक हो सकता है, बट इन रियलिटी फाइनेंस कमीशन साउथ इंडिया के डेवलपमेंट पर उतना ही ध्यान देता है जितना कि नॉर्थ इंडिया पर। और भले ही पॉपुलेशन के बेसिस पर नॉर्दर्न स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी है जिसका मैक्सिमम फायदा साउदर्न स्टेट्स को मिलता है, और वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। एक्चुअली डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के चलते टोटल टैक्स का 12.5% पार्ट उन स्टेट्स को दिया जाता है जिन्होंने पॉपुलेशन कम किया है एंड हेल्थ, एजुकेशन और इन जैसे दूसरे इंडिकेटर्स में बेटर परफॉर्म किया है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीजों में साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत ही बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के मामले में उन्हें सेंटर की तरफ से बाकी स्टेट के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन एक और जवाब जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से बेटर परफॉर्म कैसे कर रहा है, और डेवलपमेंट के मामले में कैसे वो नॉर्थ इंडिया से आगे निकल गया। आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन अगर आप उनकी जीडीपी पर नजर डालें तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि साउथर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न स्टेट्स की जीडीपी नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई है। जो स्टेट जीडीपी में सबसे नीचे है उनकी अर्निंग ज्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। वहीं जीडीपी में टॉप पर रहने वाले स्टेट्स में इंडस्ट्रीज बड़ी संख्या में मौजूद है। अगर हम साउथ इंडिया के 5 स्टेट की इंडस्ट्रीज को कंबाइन कर दें तो इनके पास टोटल 1447 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, जो पूरे इंडिया का लगभग 37% शेयर है।
जबकि अगर आजादी के समय की बात करें तो चाहे नॉर्थ हो या साउथ, दोनों की इकोनॉमिक पोजीशन ऑलमोस्ट सेम थी। फिर साउथ में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है? दरअसल दोस्तों, साउथ इंडिया में इस डेवलपमेंट की नींव 70s और 80s के दौरान ही रखना स्टार्ट हो गया था। वहां की गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, जिससे स्टेट्स में कई मेजर चेंजेस देखने को मिले। एंड इन सभी डेवलपमेंट में एक मेजर रोल फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी का भी रहा है, जिसे 1952 में इम्प्लीमेंट किया गया था। असल में सरकार ने जब देखा कि ज्यादातर फैक्ट्रीज उन स्टेट्स में लगाई जा रही हैं जहां पर मिनरल्स ज्यादा मौजूद हैं, तो ऐसे में उन्होंने पूरे देश में इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन पे आने वाले खर्चों पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। ऐसे में उन कंपनीज के पास अब सिर्फ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या इन जैसे स्टेट्स में फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं रही, बल्कि वो साउथ इंडियन स्टेट्स की ओर भी जा सकते थे। तो अब कंपनीज ने उन एरियाज को चुनना शुरू किया जहां से पोर्ट करीब था, ताकि वो इसके जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से दूसरे देशों में भी भेज सके। इससे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स को काफी फायदा हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज साउथ इंडिया जो भी है वो सिर्फ फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से है। हाँ, वहाँ पर मौजूद पोर्ट्स ने इंडस्ट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर किया है, लेकिन इस अट्रैक्शन के पीछे एक और रीजन है, मैसिव टैलेंट पूल। दरअसल दोस्तों, साउथ इंडिया लिटरेसी रेट के मामले में नॉर्थ से काफी आगे है और इसमें वहाँ की गवर्नमेंट का काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि कर्नाटका पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील की शुरुआत की थी और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि स्कूल में पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चों का एडमिशन होने लगा। इसके अलावा केरल देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने नेशनल ऑप्टिक फाइबर प्रोजेक्ट को पूरा किया है, जिसके तहत पूरे स्टेट के अंदर 35,000 मीटर से भी ज्यादा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क लगाया गया, ताकि रूरल एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ सके और बच्चे ज्यादा एडवांस तरीके से पढ़ाई कर सके। साउदर्न गवर्नमेंट ने कई ग्लोबल टेक जायंट को भी स्टेट में इनवाइट किया है, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और एडोबी जैसी कंपनीज वहां देखने को मिलती हैं, जो लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं और स्टेट के डेवलपमेंट में भी भागीदारी बन रही हैं। इसके अलावा इन स्टेट्स के डेवलपमेंट में रेमिटेंसेस का भी बड़ा रोल रहा है। आज देश में 46% रेमिटेंसेस केवल साउथ इंडिया से आता है, क्योंकि यहाँ के लोग हाईली एजुकेटेड हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एक अच्छी पोजीशन पर एम्प्लॉयड हैं। कई टेक जायंट के सीईओ जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला या जॉर्ज कुरियन जैसे सक्सेसफुल लोग भी साउथ इंडिया से ही हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक देश का पहला ऐसा स्टेट था जिसने आईटी पॉलिसी इंप्लीमेंट की, ताकि वहां पर आईटी इकोसिस्टम डेवलप हो सके। और इसके रिजल्ट के रूप में आज हमारे पास बैंगलोर मौजूद है, जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो इस तरह वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की कई ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से साउथ नॉर्थ से काफी आगे निकल गया। आज नॉर्थ इंडिया को साउथ की लैंग्वेज, स्किन कलर और इन जैसी अननेसेसरी चीजों को क्रिटिसाइज करने की जगह इस चीज पर गौर देना चाहिए कि इन स्टेट से सीखकर खुद को कैसे डेवलप किया जा सकता है। आज नॉर्दर्न स्टेट्स को एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और स्टार्टअप जैसे फैक्टर को प्रमोट करना चाहिए। ये सभी चीजें ऑब्वियसली एक ही रात में नहीं होने वाली हैं और साउथ इंडिया ने भी ये डेवलपमेंट कई डेकेड्स की मेहनत के बाद देखा है। लेकिन हमारी छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बहुत बड़े डेवलपमेंट का रूप ले सकती हैं। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज पर इतना पैसा क्यों बहा रही है, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।